सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 6 देख रहे हैं, काम, आराम और जीवन। शहर में राजनीति। अब हम शहर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। वहां पर राजनीति यानी पॉलिटिक्स कैसी थी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, हम बात कर रहे हैं लंदन की। लंदन एक बहुत, या ये कहें इंग्लैंड की, ये बहुत, अगर आप कहें नॉर्थ पोल के, अगर इक्वेटर से देखें तो थोड़ा ऊपर ही पड़ता है, नॉर्थ पोल के ज्यादा करीब पड़ता है। तो वहां ठंड बहुत जबरदस्त होती है। 1886 में जब ये लोग, खासतौर पे गरीब लोग, ये दंगे पर आ गए। मांग क्या थी कि जो गरीबी है उससे हमें निजात दिलाई जाए, हमें आजादी मिले। डेप्टफोर्ड, यहां से लंदन 10,000 लोगों की भीड़ गुजरी। लोगों ने दुकानें बंद कर ली और फिर पुलिस आई, उन्होंने जुलूस को तितर बितर कर दिया। ये इस तरीके से की चीज जो है 1887 के आखिरी महीनों में भी हुई। यहां जब ये हुआ, इसको, इस डेट को याद रखना है आपको, 1887 में, इसी को हम खूनी रविवार कहते हैं। तो नवंबर का एक रविवार था और पुलिस ने बड़ी जबरदस्त यहां पर सख्ती दिखाई और इसीलिए 1887 का ये जो नवंबर में जो संडे आया था, इसको हम खूनी रविवार कहते हैं। अब गोदी कामदार जो थे, जो डॉक पे काम करते थे, आप देखिए जो समुद्र के में जो डॉक बनाए जाते हैं, हार्बर बनाए जाते हैं, जहां पर शिप आके रुकते हैं, उन्हें हम गोदी कहते हैं। यहां पर जो कामगार थे उन्होंने फिर हड़ताल की, उन्होंने भी जुलूस निकाले। और ये देखिए कि ना तो किसी की कोई जेब कटी इस जुलूस में, ना किसी की खिड़की टूटी। 12 दिन तक ये हड़ताल चली और ये डॉक या गोदी के जो मजदूर थे, उनकी मांग ये थी कि हमारे जो यूनियन है, कामगारों की जो यूनियन है, उसको आप मान्यता दीजिए। सरकार से मांग थी। तो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया है कि किस तरीके से राजनीतिक कार्रवाई जब होती है या पॉलिटिक्स जब वहां पर होती है शहर में, तो जनसंख्या काफी है, जनसंख्या सारी उस तरफ जाती है। तो ये एक तरीके से सरकार के लिए या उस शहर के लिए एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है, अवसर भी है, खतरा भी है। क्योंकि अगर जरा सी कुछ बात हुई, कोई भी विद्रोह हुआ, तो या कोई भी आशंका हुई, तो चीजें बहुत तेजी से हुई। लेकिन इन सब आशंकाओं को कम करने के लिए सरकार ने, उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने शहरों को सुंदर बनाने के लिए पूरे काम किए। इसके लिए मैं आपको पेरिस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये चित्र जो है वो एक गोदी काम, यहां आप देखिए बोर्ड भी दिख रही है आपको, और ये लोग गोदी यानी कि जो हार्बर है, डॉक, वहां काम करते हैं, उनके हड़ताल का ये दृश्य जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। इन साहब का नाम है, ये साहब है हॉसमान। मैं फिर से इनका नाम अभी लूंगा क्योंकि इनका नाम दोबारा आएगा, लेकिन इससे पहले हम बात करें कि पेरिस में क्या हुआ। पेरिस का हॉसमानीकरण, इन साहब का हॉसमान नाम था, इसलिए पेरिस का हॉसमानीकरण कैसे हुआ? सन 1852 की बात है। लुई नेपोलियन 3, ये नेपोलियन बोनापार्टे के भतीजे साहब थे, इन्होंने खुद को सम्राट घोषित किया और फिर उन्होंने कहा कि हम पेरिस को का पुनः निर्माण करेंगे, यानी कि इसको दोबारा बनाएंगे। काम के लिए किस साहब को बुलाया गया? एक आर्किटेक्ट थे जबरदस्त, बैरॉन हॉसमैन, और उनको ये काम दिया गया। उन्होंने पुनर्निर्माण शुरू किया, सुंदरता के लिए, व्यवस्था के लिए, और उसके लिए जो गरीबों की बस्तियां हैं उसको साफ करवा दिया गया। उसके बाद 70 साल तक ये काम करते रहे। 1852 के बाद सड़कें चौड़ी की गई। बुलेवार्ड, बुलेवार्ड मतलब होता है ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ पेड़ हो तो उससे छाया मिलती है, इन्हें हम बुलेवार्ड कहते हैं, छायादार सड़क कहते हैं। तो 1870 तक देखें तो ये जो सड़कें हैं उसमें 20% हॉसमैन की योजना के अनुसार बनाई जा चुकी थी और बहुत सारी चीजें की गई, जैसे रात में गश्त शुरू की गई, बस अड्डे, टोटी, इन सब का इंतजाम किया गया, पानी, ताकि लोगों को पानी मिल सके। बहुत सारे लोगों की जरूरत थी इसमें। तो आप ये देखें कि 1860 का मैं बता रहा हूं, हर 5 जो काम लोग कर रहे थे उसमें से एक इस निर्माण में लगा हुआ था, हॉसमैनीकरण में। लेकिन इससे पेरिस के लगभग 3,50,000, अब यार देखें, इन लोगों को, इतनी संख्या में लोग उजड़ गए। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि
जो संपन्न निवासी है खासतौर पर, कि उनके शहर को दानवी रंग से बदल दिया गया है। यानी कि एक दानव आया, एक दैत्य आया, एक गलत आदमी आया, उसने इस तरीके से बदल दिया। जैसे कई लोग ने इसमें लिखा हुआ है कि इसको, एक शहर को जो बहुत रंग बिरंगा था, इसको सुनसान बना दिया गया है, सड़कों को मार डाला है इन्होंने। यानी कि अब केवल रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट ऐसी चीजें दिखती है। यानी कि एक पेड़ एक बेंच एक होगा, उसके बाद फिर एक पेड़ एक बेंच एक होगा। इस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर की। लेकिन जो हॉसमैन साहब ने किया, ये जितना भी हल्ला हुआ, उसके बाद इन साहब का नाम जो है वो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। इसलिए आज हम इनके बारे में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये जो राजधानी बनी, पेरिस जो बना, वो बाकी जगह जितने भी लोग थे उनके लिए एक जबरदस्त ईर्ष्या का भाव बन गया। यानी कि इतना सुंदर बन गया ये असर डालता है। पेरिस के नाम से सब लोग, हर जो सैलानी हैं पेरिस जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों का प्रायोगिक केंद्र बना, मतलब ऐसा सेंटर पॉइंट जहां पर वास्तुशिल्प यानी कि आर्किटेक्चर, समाज और बौद्धिक प्रयोगों का एक ये पॉइंट बना, और ये सक्सेसफुल हुआ। ये जो मैं बता रहा था कि बैरन हॉसमैन, ये रोडे हैं या सड़कें हैं, उसकी उनकी योजना है। और ये कार्टून साहब को दिखाया जा रहा है एक, क्योंकि मैंने जैसे बताया कई लोग इसके विरुद्ध भी थे कि ये किस तरीके से चीजों को बना रहे हैं। इनके हाथ में बाकायदा एक कॉम्पस दिखाया गया है, और ये योजना बना रहे हैं किस तरीके से इस का पुनर्निर्माण किया जाए। सीधी लकीरों का अतीला। अब औद्योगिक शहरों का जब हम निष्कर्ष निकालते हैं या उस पर जब हम बात करते हैं, तो औपनिवेशिक भारत के शहर, हिंदुस्तान जब उपनिवेश था, कॉलोनी था, तो उसमें जो शहर है, पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा शहर, हमारे शहर की बात हो रही है कि हिंदुस्तानी जो शहर है, उस तरीके से जैसे पश्चिम यूरोपीय शहर, जैसे हमने हॉसमैन साहब की भी बात की, जिस तरीके से चेंज हो रहे थे, हमारे यहाँ जो शहरीकरण है या अर्बनाइजेशन है, शहर बनना, उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी थी। इसका मतलब केवल 11% लोग, अगर 20वीं सदी की भी बात करें तो केवल 11% लोग, 100 में से 11 लोग केवल शहर में रहते थे। बहुत सारी आबादी, 3 बहुत बड़े जो प्रेसिडेंसी शहर थे, प्रेसिडेंसी वो शहर थे जो अंग्रेजों ने बताया था कि यहां वहां उनकी प्रेसिडेंसी थी। वहां ये जो शहर थे, बड़े बड़े बंदरगाह थे, उसमें वेयर हाउस यानी कि भंडार थे, घर दफ्तर थे, सेना वहां पर थी, और एजुकेशनल हब, शैक्षणिक संस्थान वहां पर थे, संग्रहालय थे, पुस्तकालय थे, लाइब्रेरीज वगैरह। तो बंबई, हम बंबई से बात शुरू करेंगे अपनी। ये भारत का एक बहुत प्रमुख शहर था, और 19वीं सदी के अंत से ही काफी जबरदस्त ये फैलने लगा था। अगर इसकी मैं नंबर में बताऊं आपको, तो 1872 में इसकी जो आबादी थी 6,44,405। 1941 में ये 15 लाख, सोचिए आप, ये डबल करीब हो गई। तो बंबई कैसे बनी, कैसे इसका विकास हुआ? बनी तो पहले खैर हो गई, लेकिन इसका शहरीकरण किस तरीके से हुआ? एक प्रेसिडेंसी शहर, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश शासन में ये जो 3 प्रेसिडेंसी शहर, जिसका मैंने नाम दिया, यहां मैक्सिमम लोग रहते थे, वो बंबई है, बंगाल है और मद्रास, ये शहर है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये शहर है, ये जगह है नल बाजार। बंबई का एक बहुत भीड़ भाड़ वाली एक सड़क है, और ये चित्र बताता है कितने लोग वहां पर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से रहते थे। बात निकलती है बंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। महत्वपूर्ण क्यों, इंपॉर्टेंट क्यों? पहली चीज आती है कि बंबई बंबई है ही नहीं, बंबई था ही नहीं। ये केवल आइलैंड थे, टापू थे, अलग अलग टापू, यानी कि समुद्र के बीच में एक जमीन, और इस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। फिर हुआ क्या कि 1661 में ब्रिटेन के जो राजा चार्ल्स द्वितीय साहब थे, उनकी शादी हो गई पुर्तगाल या पोर्चुगीज राजकुमारी, इनके साथ हो गई। तो टापू अंग्रेजों के हाथों में आ गए, पुर्तगालियों से। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सूरत से उठाकर जो बंदरगाह है वो कहां बना लिया, अपना जो मुख्यालय बना लिया, वो बनाया बंबई में। सूरत इसी तरीके से खत्म हुआ, उसकी चमक, और मुंबई की चीजें बढ़ी। ये चित्र मुंबई का, या बंबई, मैं जैसे बंबई बोल रहा हूं क्योंकि हम इतिहास की बात करें, आज का नाम उसका मुंबई है। 1852 का ये चित्र है, और यहां पर आप
जो कोलाबा लाइट हाउस है और जो सेंट थॉमस का गिरजाघर भी यहां देख सकते हैं। फिर विकास की परियोजनाएं शुरू हुई यहां पर। तो शुरू में बंबई में कौन लोग आते थे? गुजरात से लोग आते थे और कपड़े के निर्यात ज्यादा यहां पर होता था। तो इसी तरीके से इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकग्राउंड में बंबई एक बंदरगाह की तरह विकसित हुआ और कपास और अफीम, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द कपास और अफीम ये यहां से निर्यात होते थे, कच्चा माल ये जाता था। उसके बाद ये पश्चिमी भारत का एक बहुत जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या प्रशासकीय केंद्र भी बन गया। और उसके बाद सदी के जिस सदी की हम बात करें उसके आखिर तक ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर पॉइंट या कहें औद्योगिक केंद्र बन चुका था। ये 1930 दशक में मुंबई का एक मानचित्र है जिसमें 7 टापुओं को दिखाया गया है। आप देखें ये 7 टापू आपको यहां दिख रहे हैं। ये 7 टापू, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से टापू थे और इन सबको जोड़ के मुंबई बना है, इन सबको मिला के मुंबई बना है। तो शहर में अगर हम रोजगार की बात करें, अंग्रेज मराठा का युद्ध हुआ, मराठों की हार हुई। उसके बाद 1819 में बंबई की या कहें बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। शहर बहुत तेजी से फैला और यहां पर जैसे मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, कपास और अफीम, इसका व्यापार बड़ी तेजी से था। तो यहां पर व्यापारी हो गए, महाजन हो गए और साथ में कारीगर, दुकानदार ये भी आके बसने लगे क्योंकि ट्रेड हो रहा था। इसका मतलब उसके बाद कपड़ा मिल खुली और ज्यादातर लोग आसपास के वो इस शहर का, मुंबई का रुख करने लगे। इसको थोड़ा सा याद आपको रखना है कि बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित, ये थोड़ा याद रखना है आपको। 1921 में ऐसी 85 मिलें यहां पर थी जिसमें 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे और 1881 और 1931 इसके दरमियान मुंबई में रहने वाले में से लगभग 1/4 ही ऐसे लोग थे जो मुंबई में ही जन्मे थे, यानी कि मोस्टली लोग बाहर से आए थे। जो रत्नागिरी जिला है उससे बहुत सारे लोग खासतौर पे कपड़ा मिलों में काम करने आए थे और 23% जनसंख्या या आमद मजदूरों में औरतों की थी 1919 से 1926 के बीच, अगर हम मिलों की बात करें। फिर उसके बाद उनकी संख्या गिरी और फिर 10% ही रह गया, क्योंकि 30 के दशक तक आते आते औरतों का जो काम है वो किसने ले लिया? वो मशीनों ने ले लिया या काम पुरुष मजदूरों को सौंपे जाने लगे। फिर मैंने जैसे बताया, समुद्री व्यापार में मुंबई बहुत जबरदस्त था, उसका दबदबा बना रहा। और फिर 2 प्रमुख रेल नेटवर्कों का जो जंक्शन है, रेल नेटवर्क का बंबई शहर, इसका एक सेंटर पॉइंट बन गया। तो रेलवे के कारण लोगों को बड़ी सुविधा महसूस हो रही थी। अगर हम देखें 1888 से 89, इसमें जब कच्छ का इलाका, कच्छ गुजरात का इलाका है, वहां पर अकाल आया, फेमाइन आया, उससे बहुत सारे लोग बंबई आ गए। तो बहुत सारे जो लोग आ रहे थे, जैसे हम माइग्रेंट्स कहते हैं, आप्रवासी कहते हैं, ये बहुत सारे लोग आ रहे थे। और फिर 1898 में प्लेग की महामारी जब हुई, इसके कारण जब लोगों के रेले मुंबई में आए तो प्रशासन ने इनको वापस भेजना शुरू किया। तो अगर देखें 1901 में 30,000 लोगों को अब जहां से वो आए थे वहां पर वापस भेज दिया गया था। आवास और पड़ोस, इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।